नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा एक्स इंजीनियर फोर्स ESP आइंस्टाइन साइंस प्लैनेट से NCERT की नई बुक क्यूरियोसिटी क्लास 8 के लिए जो आई है उसका चैप्टर नंबर 13 दैट इज द लास्ट चैप्टर। वी आर द फर्स्ट वन टू कंप्लीट द बुक, होल बुक 13 के 13 चैप्टर हम थ्योरी वाइज एज वेल एज क्वेश्चन आंसर सीरीज पूरी हमने प्ले लिस्ट में डाल दी है। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, एज वेल एज राइट हैंड साइड अपर मोस्ट कॉर्नर पर आपको मिल जाएगा। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हम पूरी बुक कंप्लीट कर चुके हैं, थ्योरी में भी क्वेश्चन आंसर में भी। नेक्स्ट प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आप क्या पसंद करेंगे। लास्ट रिवीजन, मैं लास्ट टाइम रिवीजन प्लान करने के लिए मीन्स आधा घंटे के वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एज पर दैट नेक्स्ट बुक के लिए हम प्लान करेंगे। इस चैप्टर में बेटा 13 चैप्टर में प्रॉब एंड पॉन्डर के अंडर में 4 क्वेश्चन दिए हैं और जहाँ चैप्टर खत्म हो रहा है वहाँ 12 क्वेश्चन दिए हैं। तो आज हम टोटल 16 क्वेश्चन करेंगे, 4 प्रॉब एंड पॉन्डर वाले। जो क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट नहीं करने हैं, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए दिए हुआ है बेटा, इसको अटैम्प्ट नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अर्थ वुड लुक लाइक इफ देयर वर नो लाइफ ऑन इट एट ऑल। क्वेश्चन क्या है, आपको क्या लगता है कि अर्थ कैसी दिखाई देगी? अर्थ कैसी दिखाई देगी इफ देयर वर नो लाइफ ऑन इट एट ऑल, अगर इसके ऊपर कोई लाइफ ना हो। बात समझ रहे हैं, कोई लाइफ। जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तब हम एक डिस्कशन कर रहे थे कि अगर ह्यूमन बीइंग ना हो, अगर ह्यूमन बीइंग ना हो तो अर्थ बहुत अच्छे से थ्राइव करेगी। चैप्टर नंबर 12 लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, अगर अर्थ के ऊपर ह्यूमन बीइंग ना हो तो लाइफ अर्थ के ऊपर बहुत अच्छे से थ्राइव करेगी। लेकिन अगर लाइफ का कोई मतलब प्लांट, एनिमल, सी एनिमल कुछ भी नहीं है, तब क्या होगा? विदाउट लाइफ अर्थ वुड अपीयर बैरन, बैरन दिखाई देगी, डिसोलेट दिखाई देगी, मीन्स बिल्कुल बंजर टाइप, कुछ नहीं दिखाई देगा। सिमिलर टू द मून और द मार्स, जैसे हम मून पे देख पा रहे हैं, चांद पे या फिर मंगल ग्रह पे, देयर वुड बी नो ग्रीनरी, किसी टाइप की कोई ग्रीनरी नहीं होगी, कोई फॉरेस्ट नहीं होगा, कोई नदी नहीं होगी दैट इज फुल ऑफ लाइफ, और एनिमल या कोई एनिमल नहीं होगा। जब लाइफ ही नहीं है तो बेटा किसी टाइप की लाइफ फॉर्म, ना ही प्लांट के फॉर्म में ना ही एनिमल के फॉर्म में आपको मिलेगी। द लैंडस्केप वुड बी डोमिनेटेड बाय रॉक्स, जो लैंडस्केप आपको दिखाई देंगे, जो लैंडस्केप आपको दिखाई देंगे वो बेसिकली रॉक्स दिखाई देंगे बहुत ज़्यादा, डस्ट होगा चारों तरफ, ड्राई लैंड होगा एंड पॉसिबली लार्ज वाटर बॉडीज विदाउट एनी एक्वेटिक लाइफ। वाटर बॉडीज भी जो दिखाई देगी उसके अंदर आपको कोई भी एक्वेटिक लाइफ नहीं दिखाई देगी, मीन्स बिल्कुल बोरिंग टाइप होगी, यही आपको बता रहे हैं। प्रॉब एंड पॉन्डर का ही सेकंड क्वेश्चन, लाइफ ऑन अर्थ हैज सर्वाइव्ड फॉर बिलियंस ऑफ ईयर, अर्थ के ऊपर बिलियंस ऑफ ईयर से लाइफ सर्वाइव कर रही है। व्हाट अलाउज इट टू कीप गोइंग डिस्पाइट मेजर चेंजेस एंड डिजास्टर। क्या चीज़ ऐसी है, क्या चीज़ ऐसी है, व्हाट, क्या चीज़ है ऐसी जो अलाउ करती है बेटा टू कीप इट गोइंग डिस्पाइट, भाई लाइफ चलती रहती है, डिस्पाइट मेजर चेंजेस एंड डिजास्टर। इतने बड़े बड़े चेंजेस हो गए हैं, कहाँ आइस एज था, कहाँ कहीं डायनासोर थे, आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। इतने सारे चेंजेस आए, इतने सारे डिजास्टर आए, इवन देन लाइफ सर्वाइव कर रही है, वही पूछ रहा है। तो क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, हमें वो बताना है जिससे लाइफ थ्राइव कर रही है। लाइफ ऑन अर्थ कंटिन्यूज बिकॉज ऑफ द प्लैनेट्स। अब जो अर्थ के चैप्टर की थ्योरी में जब हमने पढ़े थे, अर्थ का क्या स्पेशल चीज़ें हैं वो बता रहा है। स्टेबल एनवायरनमेंट है, अर्थ में क्या है बेटा, एनवायरनमेंट स्टेबल है। अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विड वाटर, पानी है एंड दैट टू बी इन लिक्विड फॉर्म, पानी अवेलेबल है और वो भी लिक्विड फॉर्म में है। ए प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर है, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सन से में दूरी इतनी ज़्यादा है कि ये हैबिटेबल जोन में है, यहाँ एटमॉस्फेयर है, लिक्विड वाटर है एंड एन अडेप्टिव एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनके अंदर अडेप्टिव एबिलिटी है, दे कैन अडेप्ट बिकॉज दे आर इवॉल्विंग, इवोल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट जनरेशन पहली वाली जनरेशन से ज़्यादा अडेप्टिव है। बायोडाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन अलाउज स्पीसीज टू एडजस्ट टू चेंजिंग कंडीशंस। अगर कंडीशन चेंज भी हो रही है ना बेटा, अगर कंडीशन चेंज भी हो रही है तो बायोडाइवर्सिटी और इवोल्यूशन हेल्प कर रहा है उन स्पीसीज को एडजस्ट करने में।
कंडीशन, चेंजिंग कंडीशन के साथ हेल्प कर रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिप्रोडक्शन एट द लास्ट, यू कैन नॉट मिस इट, यू कैन नॉट मिस इट इन द क्वेश्चन। जब बेटा एक क्वेश्चन आए तो ठीक है, अर्थ के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें जो जो इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस, एटमॉस्फेयर, अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विड वाटर, ये सब लिखना, लेकिन गलती से भी रिप्रोडक्शन को मत भूल जाना, बिकॉज रिप्रोडक्शन इज द मेन थीम जिससे एक जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप से जनरेशन कैरी फॉरवर्ड हो रही है, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है सर? रिप्रोडक्शन दोबारा से प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग राइज टू ऑफस्प्रिंग। जो बेबीज प्रोड्यूस कर देते हैं हम, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं, उसी को रिप्रोडक्शन बोला गया है। और यंग वंस, इट कैन बी ऑफ टू मेन टाइप्स, दो टाइप की हो सकती है बेटा, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, एक ही पेरेंट के थ्रू हो रहा है, जैसे यीस्ट में बडिंग होती है, बाइनरी फ्यूजन अमीबा में होता है, एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। समझ पा रहे हो? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कौन सा था बेटा? जो आप स्टेम के थ्रू, लीफ के थ्रू, रूट्स के थ्रू पौधा उगा दे रहे थे ना, विदाउट हेल्प ऑफ सीड्स, विदाउट सीड्स, आप इसको लिख सकते हो। ये कौन सा है बेटा? विदाउट सीड्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होगा बेटा? टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड ऑफस्प्रिंग इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द बोथ। दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, मेल भी और फीमेल भी, जैसे ह्यूमन बीइंग में, एनिमल्स में, या फिर फ्लावरिंग प्लांट में दो कैरेक्टर इन्वॉल्व होंगे, एक मेल और एक फीमेल, वही बता रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डोंट डॉग्स ले एग्स? ऐसा क्यों नहीं है कि कुत्ते अंडे देना शुरू कर दें, या फिर मुर्गी लाइव चिक्स को पैदा कर दें? अभी क्या हो रहा है, अभी कुत्ते लाइव बेबीज प्रोड्यूस करते हैं, पपी लाइव आते हैं ना जिंदा, लेकिन हैन क्या है, अंडे देती है। तो क्या ये उल्टा हो सकता है क्या? डॉग्स आर मैमल्स, उसके पीछे मेन रीजन क्या है बेटा? डॉग्स मैमल की कैटेगरी में आते हैं। मैमल्स क्या होते हैं सर? बेटा मैमल्स वो होते हैं जो डायरेक्टली अपने बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, सीधा पप्पी पैदा करते हैं, अंडा नहीं आएगा बीच में। बेसिकली मैमल नाम कहाँ से आया? मैमल आया बेटा मैमरी ग्लैंड से। जिस जानवर के पास, जिस भी एनिमल के पास मैमरी ग्लैंड होगी, दूध पिला सकते हैं, वो मैमल्स कहलाएंगे। वाइल हैंस आर बर्ड्स, हैन क्या है बेटा? बर्ड है। दीज आर द कीवर्ड्स। एग्जाम में जब आप लिखें तो कीवर्ड्स पे बड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपने ये लाइन लिख दी, डॉग आर मैमल और हैन आर बर्ड्स, आधा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। दिस डिफरेंस इज ड्यू टू देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यह डिफरेंस क्यों आया बेटा? क्योंकि उनमें अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैं, एंड इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन। और जब वो इवॉल्व हुए धीरे धीरे बने, तो उनमें अडॉप्टेशन आया, उसके कारण ये सारे चेंजेस आए। ईच स्पीसीज हैज इवॉल्व अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी। हर एक स्पीसीज ने अपने एक रिप्रोडक्शन की स्ट्रेटजी बना रखी है, जो कि बेस्ट सूट करती है उसके सर्वाइवल के लिए। इस तरह से वो सर्वाइव कर पाए। अपने सर्वाइवल के लिए ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी उन्होंने डिजाइन की और उसी हिसाब से इवॉल्व हुए हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रोब एंड पॉन्डर, इफ ए स्पेस शिप कैरीड सॉइल एंड वाटर टू द मार्स। मैं इस हिसाब से प्लान करूं कि एक स्पेस शिप लेके जाऊं मार्स के ऊपर। मार्स के ऊपर लाइफ नहीं है ना, ठीक है, मैं वहां अर्थ से मिट्टी ले जाऊं और पानी ले जाऊं। कुड प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग देयर? मिट्टी लेके चला गया स्पेसक्राफ्ट में और पानी लेके चला गया, क्या वहां पे प्लांट्स सर्वाइव कर पाएंगे क्या? क्वेश्चन समझ पाए ना आप? अगर मैं यहाँ से मिट्टी और पानी लेके चले जाऊँ और वहाँ प्लांट उगा दूँ, तो क्या मेरे वहाँ प्लांट सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे बेटा, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? प्लांट्स आर अनलाइकली टू ग्रो, बहुत कम चांसेस है कि ग्रो कर पाए। ट्रायल्स चल रहे हैं, इवन विद सॉइल एंड वाटर। सॉइल और वाटर लेके चला गया फिर भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मास लैक्स ए ब्रेथेबल एटमॉस्फेयर। मास के पास बेटा ब्रीथ कर पाएं ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है, सूटेबल टेम्परेचर नहीं है, एंड एसेंशियल गैसेस, और वो गैस नहीं है जो हमें चाहिए, जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए,
हाँ सर, प्लांट्स को चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेगा, ऑक्सीजन को एक्सहेल करेगा इन बैलेंस प्रोपोर्शन। बैलेंस प्रोपोर्शन में चाहिए, जो ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। पानी और मिट्टी तो मैं लेके चला गया, लेकिन एटमॉस्फेयर नहीं है वहाँ पे। एटमॉस्फेयर नहीं है तो मुझे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस फॉर्म में नहीं मिलेगी। सर जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तब तो आप तो बता रहे थे कि एटमॉस्फेयर है बेटा, लेकिन ये सब गैसेस नहीं हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस प्रोपोर्शन में नहीं है। आर्टिफिशियल कंडीशन वुड हैव टू बी क्रिएटेड फॉर प्लांट्स टू सर्वाइव। हमें और एडिशनल आर्टिफिशियल कंडीशंस बनानी पड़ेंगी अगर मैं चाहूँ वो प्लांट को ग्रो कर पाए, तब उसके लिए। विद दिस बेटा, जब आपका चैप्टर खत्म हो रहा है तो आप चैप्टर खत्म होने के बाद आपको कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव में क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी वो 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चंस आर देयर, वी आर गोइंग टू सॉल्व देम। फर्स्ट, व्हाट इज वन मेजर रीजन, एक बड़ा रीजन क्या है मार्स कैन नॉट करेंटली सपोर्ट लाइफ लाइक अर्थ। मार्स लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है जैसे अर्थ कर पा रही है। सेम क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कशन करते हैं वही। इट हैज़ टू मैनी वोल्केनोज, नहीं ये नहीं है। क्या इसमें बहुत सारे वोल्केनोज हैं क्या? इट इज़ टू क्लोज टू द सन, नहीं, सन से तो अगर हम कंपैरिजन करें अर्थ के साथ तो अर्थ के कंपैरिजन में तो दूर है, तो क्लोज है ही नहीं। इट लैक्स ए थिक एटमॉस्फेयर, मैं बोल रहा था ना, इसके ऊपर क्या है बेटा, थिन एटमॉस्फेयर, बहुत पतली सी लेयर है। थिक एटमॉस्फेयर नहीं है एंड लिक्विड वाटर नहीं है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो नहीं है, इसीलिए दिस इज द राइट आंसर। फोर्थ, इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज टू स्ट्रॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड की तो अभी बात ही नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ जियोडाइवर्सिटी? ये वर्ड पढ़ा है क्या एट द टाइम ऑफ थ्योरी में हमने पढ़ा था। इसको दो पार्ट में तोड़ लीजिए। जियो डाइवर्सिटी, जियो मीन्स अर्थ, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट टाइप्स की। तो जियो डाइवर्सिटी मैंने आपको बताया था। जियो डाइवर्सिटी क्या थी बेटा? जियो डाइवर्सिटी की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, जहां डिफरेंट टाइप्स के जियोलॉजिकल फॉर्म्स मिलेंगे आपको, अर्थ के फॉर्म, कहीं माउंटेन्स दिख रहे हैं, कहीं मुझे नदी दिखाई दी, कहीं समुद्र दिखाई दिया, कहीं ग्रासलैंड दिखाई दिया, कहीं पठार दिखाई दे रहे हैं, वो सब जियो डाइवर्सिटी में आएंगे। वैरायटी ऑफ बर्ड चिर्पिंग इन द फॉरेस्ट, बर्ड्स के बारे में क्या? नहीं सर, ये तो अर्थ के बारे में है। डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, ये आ गया। डिफरेंट लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स दिखाई देंगे मुझे, वैली दिखाई देंगे और डेजर्ट दिखाई दे रहे हैं। थर्ड देख लेते हैं, चेंजिंग वेदर ड्यूरिंग मानसून, नहीं ये भी नहीं है। नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश के बारे में भी नहीं है। सो राइट आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन इज 2 डिफरेंट लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, वैली एंड डेजर्ट। थर्ड क्वेश्चन, इफ द अर्थ वर स्मॉलर विद द सेम डेंसिटी, क्या बता रहा है बेटा? अर्थ जो अभी इतनी बड़ी है, अगर वो थोड़ी छोटी हो जाए लेकिन डेंसिटी सेम रहे। डेंसिटी का मतलब पता है ना बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मीन्स जिस चीज़ की बनी हुई है वो अर्थ अभी बनी हुई है, सेम ऐसी हो जाए लेकिन साइज थोड़ा छोटा हो जाए। व्हाट माइट हैपन टू इट्स एटमॉस्फेयर, तो जो इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बेटा हम थ्योरी के टाइम में पढ़ चुके हैं, अगर इसका साइज छोटा हो जाए, अगर इसका साइज छोटा हो जाए तो क्या होगा? इसकी ग्रेविटी कम हो जाएगी। ग्रेविटी कम हो जाएगी तो जो अभी एटमॉस्फेयर को अट्रैक्ट किए हुए अपने सेंटर की तरफ, उतने फोर्स से नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका मास कम हो जाएगा। मास कम हो जाएगा तो क्या होगा बेटा? वो एटमॉस्फेयर, जैसे वेपर्स उड़ जाती हैं उसी टाइप से एटमॉस्फेयर भी उड़ जाएगा। देखते हैं, इट वुड बिकम थिकर एंड हॉटर, थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा और हॉट हो जाएगा। वो कब केस होता बेटा? इन केस अगर साइज बड़ा होता तब होता, तो ये नहीं हो पाएगा। इट वुड एस्केप इनटू स्पेस, एटमॉस्फेयर एस्केप कर जाएगा कि स्पेस में? हाँ सर कर जाएगा। ड्यू टू द वीकर ग्रेविटी, ग्रेविटी कम हो जाएगी तो इसलिए एस्केप कर जाएगा। थर्ड, इट वुड बिकम फ्रोजन, नहीं फ्रोजन नहीं होगा। इट वुड कॉज स्ट्रॉन्ग विंड्स, ये भी नहीं है। सो आंसर इज सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाई आर ऑफस्प्रिंग डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल कौन सा? जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, तो ऑफस्प्रिंग जो बेबीज प्रोड्यूस हुए वो डिफरेंट क्यों होते हैं अपने पेरेंट्स से? डिफरेंट बेटा इसलिए होते हैं क्योंकि एसेक्सुअल में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उसके जीन्स एज इट इज ट्रांसफर हो जाते हैं।
तो उसका जीरोक्स कॉपी टाइप बन गया एज इट इज। लेकिन इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां मेल एंड फीमेल दोनों मिलके, आधे जीन्स मेल से आएंगे आधे जीन्स फीमेल से आएंगे, दोनों मिलके प्रोड्यूस करेंगे, इसीलिए वो अलग होंगे। दे ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट, नहीं। दे ईट डिफरेंट फूड, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है फूड के बारे में। दे एक्वायर न्यू इंस्ट्रक्शंस आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद कोई नया इंस्ट्रक्शन मिलता है क्या? कैसे मिल पाएगा बेटा? बर्थ से पहले ही उसके ट्रेड्स, बिहेवियर, कलर, सब कुछ, फिजिक, मेंटल सब डिसाइड हो चुका होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। फोर्थ, दे गेट मिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, बोथ पेरेंट ही तो मेन रीजन था बेटा सेक्सुअल का, दो पेरेंट से उन्हें मिक्स इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, मेल से भी और फीमेल से भी। सो आंसर इज फोर्थ। यू नोटिस टाइनी ग्रीन प्लांट्स ग्रोइंग इन क्रैक्स ऑन योर स्कूल वॉल आफ्टर द मानसून। आपने देखा बेटा मानसून जब खत्म हुआ, मानसून के बाद मीन्स सितंबर अक्टूबर टाइप, जब मानसून की बारिश खत्म हो चुकी उसके बाद आपने क्या देखा कि छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स आपकी दीवार में, स्कूल की दीवार में पैदा हो रहे थे। वेयर डू यू थिंक द सीड्स केम फ्रॉम? दीवार के अंदर कहाँ से सीड आ गए? आपको क्या लग रहा है कहाँ से आए होंगे? व्हाट कंडीशन हेल्प दिस प्लांट ग्रो देयर? ऐसी क्या कंडीशन थी? नॉर्मली तो बोलते हैं सर मिट्टी चाहिए, मिट्टी में भी बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, लेकिन वहाँ दीवार के अंदर, ऊपर, छत के ऊपर, कई बार छत के ऊपर ऐसे केस मिलेंगे, छत पे दिखाई देंगे, दीवार के ऊपर दिखाई देंगे, जहाँ ना तो मिट्टी है और वहाँ सीड डाले किसने? वही पूछ रहा है। द सीड्स लाइकली केम फ्रॉम नियर बाई ट्रीज, तो मोस्ट प्रोबेबली बेटा सीड्स कहाँ से आए होंगे? आसपास के किसी पेड़ से आए होंगे, और वर कैरीड बाय विंड, या फिर उसको कोई हवा लेके आ गई होगी, पानी के थ्रू आ गए होंगे, या फिर कोई बर्ड्स लेके आ गया होगा, कोई पक्षी वगैरह। हम डिस्कशन कर रहे थे एट द टाइम ऑफ थ्योरी कि बर्ड्स वगैरह भी इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइग्रेटरी बर्ड्स। मॉइस्चर फ्रॉम द मानसून रेन्स, दूसरा रीजन क्या बताया उसने? मॉइस्चर मिल गया उसको कहाँ से? मानसून रेन्स के थ्रू। नॉर्मल टाइम में भी सीड्स तो गिरते होंगे वहाँ, लेकिन ग्रो क्यों नहीं हो पाए थे? क्योंकि उनको मानसून रेन का पानी नहीं मिल पाया, मॉइस्चर नहीं मिल पाया। लेकिन रेन्स के टाइम में उनको मॉइस्चर मिल गया और सनलाइट मिल गई, क्रिएटेड फेवरेबल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन। ये सब कंडीशन उसको अच्छे से मिल गई। सीड्स या तो उड़ के आ गया, हवा के साथ आ गया, पानी के साथ आ गया, या कोई बर्ड्स ले आया। सीड्स पहुँच गए, सीड्स पहुँचने के बाद पानी कहाँ से पहुँचा? पानी पहुँचा रेन्स के थ्रू, पानी पहुंचा रेन के थ्रू, रेन के थ्रू उसको पानी मिल गया, सनलाइट नॉर्मल में रहती ही है, तो सब फेवरेबल कंडीशन होगी। अब वो जर्मिनेट करके पौधे डेवलप होने शुरू हो गए हैं। क्वेश्चन 6, अ सिटी हैज रिसेंटली कट डाउन अ लार्ज पैच ऑफ फॉरेस्ट। एक कोई सिटी है, ABC कोई भी सिटी हो सकती है, जिसने एक बहुत बड़ा पैच फॉरेस्ट का काट दिया टू बिल्ड न्यू रोड्स एंड बिल्डिंग्स। वहां पे नए रोड बन गए एंड बिल्डिंग बन गई। तो उसने क्या किया बेटा? लार्ज पैच ऑफ फॉरेस्ट काट दिया, इट मीन्स डिफॉरेस्टेशन किया। डिस्कस द पॉसिबल इफेक्ट्स, इसके इफेक्ट हमें देखने हैं, इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे? दिस कुड हैव ऑन द लोकल क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी। लोकल क्लाइमेट के ऊपर क्या चेंज आएंगे एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या चेंज आएंगे, उसके इफेक्ट समझने हमें। हाउ माइट दिस अफेक्ट वाटर अवेलेबिलिटी और क्वालिटी इन द एरिया। यह कैसे अफेक्ट कर सकता है पानी को और क्वालिटी इन द एरिया, उस एरिया में पानी के क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेंगे। अब बात समझ पा रहे हैं? बेसिक क्वेश्चन सीधा सा सिंपल सा है। अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो किसी एरिया पे क्या इफेक्ट दिखेगा? उसने सिटी का एग्जांपल ले लिया, आप उसको ऑल ओवर वर्ल्ड क्लासिफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिफॉरेस्टेशन, फर्स्ट वर्ड ही डिफॉरेस्टेशन इज द की वर्ड, क्योंकि जैसे उसने पेड़ काटे, आप डिफॉरेस्टेशन से समझ गए। डिफॉरेस्टेशन कैन इंक्रीज टेम्परेचर, तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा बेटा? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, रेनफॉल घट जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेनफॉल घट गई, एंड डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। जैसे बेटा ये सब इफेक्ट, डिफॉरेस्टेशन के क्या इफेक्ट आएंगे? बायोडाइवर्सिटी घट जाएगी। कैसे? अरे यार फॉरेस्ट जब गायब होंगे, फॉरेस्ट गायब होंगे तो क्या उतनी बायोडाइवर्सिटी आपको मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी सर। लॉस ऑफ ट्रीज कैन लीड टू सॉइल इरोजन। जब बेटा ट्रीज गायब हो जाएंगे तो सॉइल इरोजन होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं मृदा
सोइल को मृदा बोला जाता है, मिट्टी। इरोजन मीन्स अपरदन, मीन्स मिट्टी की कटाई हो जाएगी, यानी पानी के साथ मिट्टी बह के चली जाएगी। क्यों? पेड़ उसको होल्ड करने के लिए नहीं है ना। अगर पेड़ नहीं है, पेड़ वहाँ पे अगर अवेलेबल होते तो उसकी जड़ें वगैरह रहती वहाँ जो मिट्टी को पकड़ के रखती। आपने देखा होगा जब भी हाईवे बनाए जाते हैं तो दोनों साइड में पेड़ लगा दिए जाते हैं। पेड़ का क्या फ़ायदा है बेटा? पेड़ नॉट ओनली एक साउंड बफर की तरह काम करेंगे, साउंड पोल्यूशन को कम करेंगे, आने जाने वालों को छाया मिलेगी, एज वेल एज सॉइल इरोजन में भी बहुत हेल्प करते हैं। रिड्यूस ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ग्राउंड वाटर, अब जब रेनफॉल कम हो गया तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाएगा अच्छे से, एंड पुअर वाटर क्वालिटी, और पानी की क्वालिटी भी डाउन हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हो जैसे ही डिफॉरेस्टेशन हुआ क्लाइमेट पे कितने सारे चेंजेस आए। क्वेश्चन 7, इफ फ्रेंड सेज द अर्थ हैज ऑलवेज हैड क्लाइमेट चेंज इन द पास्ट। एक दोस्त ने कहा कि भाई जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, ऑलवेज हैड, उसके रहे हैं क्लाइमेट चेंजेस इन द पास्ट में बहुत बार क्लाइमेट चेंजेस आए। यही तो रीज़न था, आइस एज से हम अभी ग्लोबल वार्मिंग तक पहुंच गए हैं। चेंजेस तो आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, वो सही बोल रहा है। द अर्थ हैज़ ऑलवेज हैड क्लाइमेट चेंजेस इन द पास्ट में बहुत सारे क्लाइमेट चेंज देखे हैं अर्थ ने। सो टूडेज ग्लोबल वार्मिंग इज नथिंग न्यू। तो जो अभी के टाइम की ग्लोबल वार्मिंग है वो नया नहीं है। कहने का मतलब क्या है बेटा? उसका दोस्त बोल रहा है कि अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर का अप डाउन हो रहा है ना, इट इज लाइक दिस साइन वेव कर्व, कि कभी टेम्परेचर अप होता है भाई, चिंता करने की बात नहीं है, कभी फिर डाउन होगा, फिर अप होगा, फिर डाउन होगा, फिर अप होगा। दोस्त उसको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि पास्ट में भी ऐसे चेंजेस हुए हैं और अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम ऐसे ही पॉल्यूशन करते रहेंगे, हम ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते रहेंगे और इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड यूजिंग व्हाट यू हैव लर्न इन दिस? आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, उस बच्चे को कैसे समझाओगे इस चैप्टर के थ्रू जो आपने समझा है, एंड अदर चैप्टर्स ऑफ योर साइंस बुक। बेसिकली इस साइंस बुक के थ्रू आपने क्या समझा, आप उसके क्वेश्चन को कैसे काउंटर करेंगे, ये समझा रहे हैं। बोला तो उसने बिल्कुल लॉजिकल है, बोला तो उसने लॉजिकल है कि ऐसे ऐसे होता है। नहीं बेटा, उसमें अभी समझेंगे। अब तक ये सब नेचुरल होता रहा है, लेकिन अब जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इट इज बिकॉज ऑफ मैन मेड रीजंस। वाइल द अर्थ क्लाइमेट हैज चेंज नेचुरली, कीवर्ड है बेटा, दिस इज द कीवर्ड। अर्थ का क्लाइमेट चेंज हुआ है नेचुरली ओवर टाइम। कैसे चेंज हुआ है? नेचर ने चेंज किया है। द करंट रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन जो आज के टाइम में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इज लार्जली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग फॉसल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन। और जो अभी ग्लोबल वार्मिंग हम देख रहे हैं, ये किस कारण से हुआ? ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हुआ, जैसे कि बर्निंग फॉसल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन। ह्यूमन क्या कर रहा है बेटा? डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, एंड बर्निंग फॉसल फ्यूल्स वगैरह हम यूज कर रहे हैं, इसीलिए तो डिफरेंस आया। पहले क्या था बेटा? पहले ये सब नेचर ने किया था तो वो अपने आप से एडजस्ट कर लेता था, लेकिन अब कौन कर रहा है? अभी नेचर नहीं कर रहा है, ह्यूमन कर रहा है, और इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिस रैपिड वार्मिंग पोजेस सीवियर रिस्क टू इकोसिस्टम एंड ह्यूमन। यह जो तेजी से गर्म हो रहा है, वार्मिंग हो रही है, पोजेस सीवियर रिस्क, इससे सीवियर रिस्क आ रहे हैं किसको? हमारे इकोसिस्टम को एंड ह्यूमंस को। तो उस बच्चे को काउंटर कर पाओगे ना आप इजीली कि भाई वो सब नेचुरली था, ये हम आर्टिफिशियल कर रहे हैं। इमेजिन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सडनली डिसअपीयर्ड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या था सर? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपने बेटा थ्योरी के टाइम में पढ़ा था। अर्थ के अंदर जो कोर है बिल्कुल, वहां मोल्टन स्टेट में आयरन है। मोल्टन मीन्स पिघला हुआ, आयरन पिघला हुआ है, जिसके कारण उसका मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। और मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण हम बोल रहे हैं कि अर्थ में एक बहुत बड़ा मैग्नेट दबा हुआ है। वही बोल रहा है कि अचानक से अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाए, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कुड अराइज फॉर लाइफ ऑन अर्थ? इसका आंसर जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आया था तभी बता रखा था। मैग्नेटिक फील्ड हमारी दो तरह से हेल्प करता है। कैसे? एक तो बेटा सोलर रेडिएशन जो आती हैं, सोलर रेज आएंगी, सोलर फ्लेयर्स
अगर मैं डायरेक्ट कहूँ, सोलर फ्लेयर्स आएंगी एज वेल एज कॉस्मिक रेस हमारे ऊपर जो आती हैं, उन दोनों से बचाने में हमारी हेल्प करता है। क्यों? वो रिपेल कर देगा उनको। समझते हैं कैसे? विदाउट द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो हार्मफुल सोलर रेडिएशन, जो सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं जिसको, एंड कॉस्मिक रेज, और कॉस्मिक रेज वुड डायरेक्टली रीच द अर्थ सरफेस, तो वो अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाएंगे, कॉजिंग सीवियर डैमेज टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डैमेज करेंगे, एज वेल एज डिसरप्टिंग कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम को भी हार्म करेंगी। कम्युनिकेशन सिस्टम को सर कैसे करेंगी? बेटा वो बहुत हाई वोल्टेज फ्लेयर्स रहती हैं जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, रडार, रेडियो कम्युनिकेशन, वो सब उसको हार्म करेगी। एंड पावर ग्रिड्स, हमारी पावर ग्रिड, पावर ग्रिड मीन्स जहाँ से हमारी घरों की पावर सप्लाई आती है, मेन ग्रिड सिस्टम जहाँ मेन इलेक्ट्रिसिटी है। रिस्क ऑफ सोलर रेडिएशन एंड कॉस्मिक रेज कैन इंडेंजर लाइफ ऑन द अर्थ, तो ये सब सोलर रेडिएशन एंड कॉस्मिक रेज के कारण बेटा जो अर्थ के ऊपर लाइफ सस्टेन कर रहे हैं उसको भी खतरा हो सकता है कॉस्मिक रेज और सोलर रेडिएशन लाइफ को बर्बाद कर दें। क्वेश्चन नंबर 9, यू आर टास्क्ड विद डिजाइनिंग अ न्यू सेटलमेंट फॉर ह्यूमंस ऑन मार्स। क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है। आपको टास्क दिया कि आपको सेटलमेंट करना है, एक नया सेटलमेंट बनाना है मार्स के ऊपर। मार्स के ऊपर खोज चल रही है, आप एक अच्छे साइंटिस्ट बन गए, नासा में, इसरो में आप काम करने लग गए। अब आपको टास्क दिया कि आप एक नया सेटलमेंट बना दो ह्यूमन बींग्स के लिए। नेम 3 थिंग्स यू वुड नीड टू रिक्रिएट, ऐसी 3 चीज़ें बताओ जो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी टू रिक्रिएट फ्रॉम अर्थ, अर्थ से जो वहाँ रिक्रिएट करने के लिए, रिक्रिएट दोबारा से क्रिएट करने के लिए, टू सपोर्ट ह्यूमन लाइफ देयर। भाई आपको कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जो बहुत ही कंपलसरी है, जो यहाँ से लेके जाना पड़ेगा या वहाँ पे सेटलमेंट करना पड़ेगा, ऐसे कौन सी 3 चीज़ें हैं? विच ऑफ दीज डू यू थिंक इज द हार्डेस्ट टू रेप्लिकेट एंड वाई? इन तीनों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे हार्डेस्ट होगी रेप्लिकेट करना, और क्यों? एसेंशियल एलिमेंट्स में क्या होगा बेटा? अ ब्रीथेबल एटमॉस्फेयर, एक ऐसा एटमॉस्फेयर वहाँ मुझे क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें हम सांस ले पाएँ। सेकंड, लिक्विड वाटर करना पड़ेगा मुझे। थर्ड, कंट्रोल टेम्परेचर एंड रेडिएशन शील्डिंग, टेम्परेचर मुझे वहाँ का कंट्रोल करना पड़ेगा, कम ज़्यादा, जो ह्यूमन बीइंग के लिए फिट हो, एनिमल्स के लिए फिट हो। एंड रेडिएशन शील्डिंग, रेडिएशन से बचने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। ये 3 काम मुझे करने पड़ेंगे। इन तीनों में आपको सबसे मुश्किल कौन सा लग रहा है प्रोड्यूस करना? द हार्डेस्ट टू रेप्लिकेट इज अ ब्रीथेबल एटमॉस्फेयर, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना जिसमें मैं सांस ले पाऊँ, बिकॉज इट वुड रिक्वायर लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एटमॉस्फेयर मुझे बनाने के लिए बेटा मुझे लार्ज स्केल पे, बड़े हाई लेवल पे मेंटेन करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा ऑक्सीजन को, तभी तो मैं ब्रीथ कर पाऊंगा, ऐसा एटमॉस्फेयर बना पाऊंगा जहां मैं सांस ले पाऊं। क्वेश्चन नंबर 10, इन ए विलेज द टेम्परेचर हैज बीन इंक्रीजिंग एंड रेनफॉल हैज बिकम अनप्रिडिक्टेबल। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, वहां सिटी का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ विलेज का एग्जाम्पल दे दिया। वैसा ही कुछ क्वेश्चन है जहां आपको बता रहा है बेटा टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है और रेनफॉल अब अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों से रेनफॉल अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। अभी आज के टाइम में आप फील कर पा रहे होगे इस सब चीज़ों को, जो ये बता रहा है क्वेश्चन वो आपकी रियल लाइफ में हो रहा है। अचानक सर्दियों में बारिश आ जाती है, अचानक गर्मियों में बारिश आ जाती है, बारिश में तो बारिश रहती ही है। अनप्रिडिक्टेबल हो गया रेनफॉल, कभी प्लान ही नहीं कर पाते। What could be the causing this change? इस चेंज के पीछे रीजन क्या हो सकता है? Suggest 2 ways the village could adapt to these new condition. ऐसे 2 तरीके बताओ such that village उसके साथ अडेप्ट कर पाए या फिर उसको चेंज कर पाए, किसी तरह से बैक टू बेस आ सके। क्लाइमेट चेंज ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन, उसमें भी मैंने क्या बताया था बेटा? कीवर्ड यही था, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन के कारण, एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन। डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन एंड ग्रीन हाउस एमिशन कुड बी द कॉज, ये 3 रीजन हो सकते हैं। अडेप्टेशन मेजर्स इंक्लूड, हम उसके साथ कैसे अडेप्ट कर पाएंगे? प्लांटिंग मोर ट्रीज। अब एक बात बताओ, जब ये 3 रीजन ये हैं,
These are the 3 reasons. तो तुम्हें क्या लगता है सॉल्यूशन क्या होगा? सर सॉल्यूशन भी तो इन्हीं में छिपा होगा। जब मुझे रीजन पता चल गए तो मैं किसी तरह उनको हटा दूंगा। जैसे डिफॉरेस्टेशन में क्या कर रहा था, मैं पेड़ काट रहा था, तो मैं प्लांट मोर ट्रीज, मैं और ट्री उगा दूंगा टू रिस्टोर द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। अडेप्टिंग वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, वाटर को कंजर्व करने की टेक्निक यूज करूंगा मैं, लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह करके वाटर को मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा। यूजिंग रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अब मैं रीन्यूएबल दोबारा से रिन्यू हो पाए ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करूंगा, जैसे कि सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी। लेस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अब मैं पॉल्यूशन वगैरह ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट कैसे कम कर सकता हूं, मैं फॉसिल फ्यूल कम यूज करूंगा। अभी मैं स्कूटी उठा के नहीं निकलूंगा, दही का पैकेट लेने के लिए मुझे जाना है, आई विल वॉक, उससे एक तो मैं हेल्दी रहूंगा, सेकंड पैसा बचेगा, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स का कंजम्पशन कम हो जाएगा, जिससे कि पॉल्यूशन या फिर ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो जाएगा। क्वेश्चन 11, इफ देयर वर नो एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ वुड इट अफेक्ट लाइफ? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अगर कोई एटमॉस्फेयर ना हो अर्थ के ऊपर, क्या हमारी लाइफ को कुछ अफेक्ट करेगा क्या, टेम्परेचर को एंड वाटर ऑन द प्लेनेट? एक्सप्लेन। यस श्योरली करेगा बेटा, नो डाउट। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेयर है, विदाउट एन एटमॉस्फेयर लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल, लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी, वुड नॉट बी पॉसिबल। टेम्परेचर वुड फ्लक्चुएट ड्रास्टिकली, टेम्परेचर बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करेगा। फ्लक्चुएट का मतलब बेटा कभी बहुत अप, कभी अचानक से डाउन, कभी अप कभी डाउन, फ्लक्चुएशन बोलते हैं। बिटवीन डे एंड नाइट, डे एंड नाइट में बहुत फ्लक्चुएट करेगा, डे में अचानक टेम्परेचर अप चला जाएगा क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, नाइट में बहुत डाउन चला जाएगा। तो एक बात बताओ, बीमार होने के लिए कंडीशन खतरनाक हो जाएगी ना। दिन में तो बहुत गर्मी पड़ रही है, रात में बहुत सर्दी पड़ रही है, तो बीमार होने के लिए बहुत अच्छी कंडीशंस हैं। एंड लिक्विड वाटर वुड इवोपरेट, और लिक्विड वाटर भी इवोपरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डे टाइम में टेम्परेचर बहुत अप हो जाएगा तो इवोपरेट हो गया। ड्यू टू द लैक ऑफ प्रेशर, अब प्रेशर भी कम हो जाएगा। प्रेशर कैसे कम हो जाएगा? जब अर्थ के ऊपर बेटा, जब अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं हम सी लेवल पे, वो गायब हो जाएगा। अब प्रेशर गायब है तो पानी पूरा इवोपरेट हो जाएगा। इस तरह से हमें कई टाइप की दिक्कतें आएंगी। लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस 5 एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के 5 एग्जाम्पल बताने हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कौन सा था बेटा? ये वही था जहां हम रूट, स्टेम, लीव्स, उन सब के थ्रू, ग्राफ्टिंग पता है ना आपको, पेड़ के तने को, स्टेम को यूं काट के हम उसको उगा दें। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल रोज वगैरह, जो इजीली इस तरह से आप उगा सकते हो, आपको सीड की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोज में सीड होता ही नहीं है बेसिकली। विद द इवोल्यूशन, जैसे जैसे इवॉल्व हुए तो रोज वगैरह के बीज ही गायब हो गए, सीड्स हैं ही नहीं, तो वो ग्राफ्टिंग प्रोसेस के थ्रू उगाए जाते हैं, जिन्हें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा गया है। हम यहाँ 5 पढ़ेंगे, 5 एग्जाम्पल। फर्स्ट वन इज पोटैटो। पोटैटो आपने देखा है बेटा, 10-20 दिन आप एक्सपेरिमेंट के लिए कर सकते हो। 10-20 दिन उसको एज इट इज छोड़ दो, आपके पेरेंट्स लेके आए, आप उसे वहीं छोड़ दो, टोकरी में रखा रहने दो। थोड़े दिन बाद देखोगे उसमें से धागे से निकलने शुरू हो गए, वो वही है बेटा। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द आइज ऑन ए पोटैटो। पोटैटो के जो आइज जैसे दिखते हैं ना, बर्ड्स जैसे, तो वहां से आपको नया प्लांट उगता हुआ दिखाई देगा। इफ यू कीप ए पोटैटो फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर उसको लंबे समय के लिए छोड़ दो, यू मे नोटिस स्मॉल शूट्स ग्रोइंग आउट ऑफ इट, उसमें से कुछ शूट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। सेकंड, यही चीज आपको प्याज में दिखाई देगी। प्याज को आप छोड़ दो कुछ दिन के लिए, ओनियन ग्रो फ्रॉम देयर बल्ब, अपने बल्ब में से नया ओनियन निकलना शुरू हो जाएगा, नया पेड़ निकलना शुरू हो जाएगा। व्हेन यू प्लांट एन ओनियन बल्ब इन सॉइल, ओनियन बल्ब को मिट्टी में लगा दो, इट डेवलप्स रूट्स, बिना सीड्स के वो अपने रूट्स डेवलप करना शुरू कर देगा और शूट डेवलप करना स्टार्ट कर देगा, फॉर्मिंग अ न्यू ओनियन प्लांट। इस तरह से एक नया ओनियन प्लांट बना दिया। थर्ड वन इज जिंजर। थर्ड क्या है बेटा? जिंजर, अदरक। जिंजर इज ए राइजोम। जिंजर क्या है बेटा? एक टाइप का राइजोम है, अंडरग्राउंड स्टेम, जिसमें अंडरग्राउंड स्टेम रहती है। ए स्मॉल पीस ऑफ जिंजर विद ए बड। जिंजर में जो बड रहेगा ना, जैसे हमने आलू में देखा, सिमिलरली कैन ग्रो इनटू ए होल न्यू
जिंजर प्लांट, उससे पूरा एक नया जिंजर प्लांट बन जाएगा। नेक्स्ट इज बायरोफाइलम। बायरोफाइलम क्या है सर? इसीलिए मैंने बेटा पिक्चर ऐड की है, आपने देखा जरूर होगा इस अपने आसपास में। ध्यान से देखो बेटा, इसके जो लीव्स है ना उसमें देखो आपको इस टाइप से कट दिखाई दे रहे हैं, इस टाइप से कट दिखाई देंगे, आपके आसपास में मिल जाएगा। इसको हिंदी लैंग्वेज में पत्थर चट्टा बोलते हैं, पत्थर चट्टा। एक कॉमन हाउस प्लांट रहता है। स्मॉल प्लांटलेट्स ग्रो ऑन द एजेस ऑफ इट्स लीव्स। लीव की एजेस पे ही आपको स्मॉल प्लांटलेट्स दिखाई देंगे। व्हेन दीज टाइनी प्लांटलेट्स फॉल ऑन द सॉइल, जब वो मिट्टी पे गिरते हैं, दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, उससे वो फिर से नए प्लांट बना दिए, बिना सीड्स के कर दिया। बिना सीड्स के करते हैं, उसी को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। लास्ट इज द शुगर केन। शुगर केन, बैम्बू, बहुत एग्जाम्पल है बेटा। शुगर केन क्या होता है? गन्ना। फार्मर्स कट पीसेस ऑफ शुगर केन स्टेम्स। मान लिया बेटा ये मेरा शुगर केन है, गन्ना है एक लंबा सा, तो उसमें इस टाइप से अलग अलग पीसेस होते हैं बेटा। तो क्या करेंगे, एक पीस इतना काटा, एक पीस इतना काटा, एक पीस इतना काटा, इनको अलग अलग उगा देंगे। फार्मर्स कट पीसेस ऑफ शुगर केन स्टेम, शुगर केन के स्टेम को काटेंगे एंड प्लांट देम इन द सोइल, और इसको एज इट इज मिट्टी में दबा देंगे, मिट्टी के अंदर दबा देंगे। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा, गन्ने के जो ये जहाँ पार्टीशन रहेगा ना, उसके पास में ही ऐसे डॉट सा रहेगा, ऐसे डॉट सा दिखाई देगा, वही डॉट डेवलप करेगा एक नए प्लांट में। ईच पीस विद ए बड ग्रोज इनटू न्यू शुगर केन प्लांट। हर एक जो बड है वो धीरे धीरे एक नया शुगर केन प्लांट बना देगा। इन शॉर्ट कहें तो मैनी प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स, बल्ब और लीव्स विदाउट सीड्स। बहुत से प्लांट ऐसे हैं जो बिना सीड के, बिना बीज के उग जाएंगे। कैसे? रूट्स का यूज करेंगे, स्टेम का यूज करेंगे, बल्ब का यूज करेंगे या फिर लीव्स का यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसी को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा गया है। विद दिस हम बेटा पूरी बुक, और लकीली मीन्स पूरी इंडिया में सबसे पहले हमने ये क्यूरियोसिटी बुक कंप्लीट की है। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ एक कमेंट जरूर छोड़िएगा कि नेक्स्ट आप क्या चाह रहे हैं, नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे किस प्रोजेक्ट पे काम करें। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।